ये डेमोक्रेसी के दो लुभावने शब्द हैं। इसके आधार पर वोटर आपको वोट देते हैं, बशर्ते आपके वादे बैक्ड बाय क्रेडिबिलिटी होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2016 में इन्हीं दो बातों को सिद्ध भी किया था। कहा बदलाव, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो जो कल भारी जीत हुई है उसका इंपैक्ट केवल यूएस में नहीं, दुनिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि यूएस के इलेक्शंस दुनिया में इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स पर एक ऐसा प्रभाव डालते हैं कि मान लीजिए व्हाइट हाउस से निकले फैसले अगर कुछ लहर की तरह हैं तो दुनिया के बाकी देशों को अपनी नौकाओं को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो लहरें यहां से उठ रही हैं इसके पीछे इकोनॉमिक माइट जो इस समय पर भी यूएस की है, लगभग क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, एग्जैक्ट बताऊं तो लगभग 26% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो यूएस का ही है। इसके अलावा यूएस डॉलर का अभी भी डोमिनेंस है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएसए का स्टेचर और डेवलप्ड नेशंस पर यूएसए की लीडरशिप। तो यानी कि फैसला बहुत अहम था जो अभी हुआ है। अब तीन एस्पेक्ट में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो ग्लोबल ट्रेड। इंडिया उस मौके पर है जब हमें 2045 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेस्ट वे में यूज करना है, इससे हमारी ताकत बनेगी। तो ऐसे में यूएसए की नीतियां दुनिया के ट्रेड पर इंपैक्ट डालती है, तो एक तरीके से हमारे फेवर में होगा कि अगेंस्ट में होगा, यह भी हमें समझना है इस वीडियो में। कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, जिसके लिए इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था 24 घंटे में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा यूक्रेन का वॉर थोड़ी ना है, ये तो बाइडेन्स वॉर है, ये बाइडेन ने एक्चुअली शुरू करा। क्यों प्रोवोक किया भाई रशिया को, क्यों इंटरवीन कर रहे हो? मिस्टर ट्रंप का कहना है कि जितना यूरोपियन यूनियन मिलकर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को पैसों में, हथियारों में, उससे ज्यादा, ये एक फैक्ट है, उससे ज्यादा यूएसए का सपोर्ट है यूक्रेन में। और अब तो ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि कहीं बदलाव ना आ जाए। आप में से कुछ लोगों ने अगर रिसेंट ट्वीट देखा होगा तो अंदेशा लग रहा है, वैसे बदलाव तो आएगा ही। कॉन्फ्लिक्ट चाहे इस तरफ हो मिडिल ईस्ट में, इजराइल, इस पर कमेंट क्या था डोनाल्ड ट्रंप का? उनका कहना 7 अक्टूबर को हमास की ये मजाल कि वो इजराइल पर अटैक कर दे। इस पर उनका कहना है कि इजराइल, यू शुड इन्वेस्ट मोर ऑन पब्लिक रिलेशंस। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि यूएसए में तुम्हें किस पार्टी, किस शख्स के साथ रिलेशंस को बेहतर रखना है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल बयान है कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो हमास की हिम्मत ना होती इजराइल पर अटैक करने की। आप में से कुछ लोग सोचेंगे ईरान का क्या? तो ईरान को लेकर भी उनका कहना है आइसोलेशन ईरान का होना तय है। इससे पहले 2016 से 20 का जो उनका कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने यूएई और इजराइल को करीब लाए, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ईरान को आइसोलेट करने के लिए एफर्ट्स बढ़ जाए। ऐसे ही आपका लेबर एंड कैपिटल, आपने सुना होगा इमिग्रेशन पर उनका टफ स्टैंड। इलीगल इमिग्रेशन डिपोर्ट करेंगे, कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल मे बी डिपोर्टेड। उनका खास जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि रेडिकलाइज नहीं होने देंगे हम यूएसए के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। प्रो हमास रेडिकल जो भी स्टूडेंट इस आइडियोलॉजी के होंगे उनका डिपोर्टेशन होना तय है यूएसए से, ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन बात केवल रेडिकल की ही नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन की बात करें तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी जीडीपी का लगभग 20% के आसपास तो केवल उनसे आ रहा है। जो लोग यूएसए में कमा रहे हैं उनमें से काफी सारे इलीगल इमिग्रेंट हैं और वो अपने घर वापस भेज रहे हैं। अगर उन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया अपने देश, तो इन देशों की जीडीपी का क्या होगा जो लगभग 20% अपना वहीं से ले रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा, अगर इतनी बड़ी वर्कफोर्स को आप वापस भेज देंगे तो आपके एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ज्यादातर ये इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं। इन सेक्टर में जो आपको चीप लेबर मिल पा रही है, क्योंकि अगर अमेरिकन सिटीजन जो लीगल है वहां पर उसको आप रखते तो भाई बाकी लेबर लॉज आप पर अप्लाई होते। इलीगल इमिग्रेंट को काम पर रखते समय पूरा जो मेहनताना होता है वो नहीं दिया जाता, तो इसका फायदा ये अमेरिका के छोटे उद्योग भी लेते हैं। तो अगर इनको वापस भगाओगे तो इन उद्योगों का कैसे प्रॉफिट लाओगे, है कि नहीं? तो ये इशू भी यहां पर उठ रहा है। अब हमें जरा इसमें कंपैरिजन करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है यूएसएसआर में 1985 में जो एक बदलाव हुआ था, गोर्बाचेव आए थे,
उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनमें मैं कॉमननेस देख रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी। जरा एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको सारे डायमेंशंस पता लग जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो, जहां पर ट्रंप के फैसले पहले और आज क्या हो सकता है वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। साथ में क्योंकि हमें यूपीएससी में पता है कि हमारा जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसमें वी शुड हैव कंटेंट रिलेटेड टू इंडिया एंड यूएस एज वेल, तो वो भी सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले गोर्बाचेव की बात करते हैं। गोर्बाचेव जिस समय आए तो उस समय यूएसएसआर में एक स्टैग्नेशन था, स्टैग्नेशन, एंड ही वांटेड टू फिक्स इट। और अभी आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन का टाइटल क्या था? ट्रंप विल फिक्स इट। फिक्स करने के लिए इन्होंने दो मेजर चेंज करे, एक पॉलिटिकल चेंज और एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। इकोनॉमी में भी चेंज करेंगे और पॉलिटिकल चेंज करेंगे। तो अब इस चेंज को करने के लिए शुरुआत कैसे की गई? उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हम उनको हटाएंगे। अगर अभी आगे आप जाएंगे तो पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएसए से जो डीप स्टेट है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है मिस नहीं करते अपनी बातों को, वो जो कहना है वो कहते हैं। जहां उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, वो उनको कन्विंस करते थे कि यार यू शुड बी डिप्लोमेटिक सर। मतलब अगर आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है हमें चाइना के खिलाफ स्टैंड लेना है, बट हमें जो बातें कहनी होती है डिप्लोमेसी में वो थोड़ा बैलेंस करके कहनी होती हैं। और जबकि ट्रंप का क्या अंदाज है? ट्रंप का कहना चाइना की इकोनॉमी प्रोग्रेस का रीजन क्या है? चोरी, थेफ्ट। एंड यूएस एम्बेसडर वाज लाइक ये क्या हो रहा है? यूएस का प्रेसिडेंट चाइना को कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस का रीजन थेफ्ट है। तो फिर मीडिया पूछ रही है ट्रंप से, आप थेफ्ट बता रहे हो? कह रहे थेफ्ट, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब इस तरह के वो बयान देते हैं। तो ऐसे में वो क्यों कह रहे थे? वो कह रहे थे थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट चाइना हैज डन। तो अब जनता इन चीज़ों को पसंद करती है कि भाई वो सीधी बात करते हैं, इधर उधर घुमा फिरा कर दूसरे को खुश रखना नहीं। अपने इंटरेस्ट के लिए हम दूसरे ने अगर कुछ गलत किया तो गलत कहेंगे, ये कहा जा रहा है। इस वजह से एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन है। नाउ अब इनका ट्रंप का कहना है कि भाई जो इस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के खिलाफ रहे हैं और ऑफिसर्स हैं, उनको वो करेंगे फायर। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने भी किया था। और जो वहाँ की सिविल सर्विसेज है उसके लिए एक अलग से एग्जाम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक शेड्यूल एफ करके एक मतलब एक यू कैन से ऑर्डर है जो अभी वो साइन करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था इससे पहले। तो एफ से याद रखिएगा फायर। तो यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग जो अगेंस्ट थे उनकी फायर, और ऐसा ही इन्होंने भी फायर किया था। फिर इन्होंने जो स्टार्ट किया था ये पेस्ट्रोइका कि एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, इकोनॉमी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। अब इन्होंने करा क्या था? जैसे इनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी, हम तीनों एस्पेक्ट को जरा जान लेते हैं। पॉलिटिकल चेंज यानी कि प्रो चेंज जो लोग हैं उनको लाना, जैसे कि ट्रंप भी ला रहे हैं। साथ में इकोनॉमी में स्टैग्नेशन था, उसको सॉल्व करना था, जैसे ट्रंप करना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने रिफॉर्म्स लाए कि देखो जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन सबको टारगेट दिया कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हम बाकी देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, नॉट इवन ऑन दी अदर सोशलिस्ट इकोनॉमीज इन ईस्टर्न यूरोप, हम तो भाई अपने ऊपर फोकस करेंगे, राइट। ध्यान रखिएगा यूएसएसआर का एक समय पर लेवल ये था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में, चाहे वो यूएसएसआर के पोल का पार्ट ना हो, लेकिन इन्फ्लुएंस में ज़्यादा देश थे इन कंपैरिजन टू यूएसए, क्योंकि जो आपके एशियन, अफ्रीकन, डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, गरीब देश थे, वो जानते थे कि यार कैपिटलिज्म की वजह से तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, तो दे वर सोशलिस्ट लीनिंग। लेकिन इस समय पर यूएसआर के ये जो फैसले थे कि भाई प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, सबने सोचा अच्छा प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे यानी कि शायद ये कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं। नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं। उन्होंने क्या करा? प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल रखा, प्राइस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, बस कह दिया कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अब भाई सब प्रोडक्शन को जब बढ़ाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और प्राइस को आपने करा हुआ है कंट्रोल। भाई अगर कैपिटलिस्ट होता सिस्टम तो ठीक है, ऐसा हो सकता था कि भाई जिस हिसाब से प्रोडक्शन की वैल्यू मतलब कॉस्ट बढ़ेगी तो उस हिसाब से प्राइस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे कि वायबल रहे बिजनेस। लेकिन अगर प्रॉफिट पे आप फोकस नहीं कर रहे, केवल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, तो एक तरीके से टॉक्सिक
कॉन्कॉक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका घाटा बढ़ने लगेगा इन कंपनीज का। जब घाटा बढ़ने लगा तो गोर्बाचेव ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम गवर्नमेंट बैठे हैं ना, हम आपको इजी लोन देंगे, सब्सिडी देंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट फिक्स करने चली थी अपनी इकोनॉमी को और अपने ऊपर ही डेट इन्होंने बढ़ा लिया। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के टारगेट दे दिए अपनी अपनी कंपनीज को। अब उनके लिए रॉ मटेरियल लाना, मशीनरी, इनकी तो डिमांड बढ़ गई। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मशीनरी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको लोग भी हायर करने पड़ेंगे। जब लोग आपने हायर करे तो उनकी तो सैलरी गई। अब ये लोग लाइन में खड़े हैं सैलरी लेने के लिए, सैलरी तो इनको देनी पड़ रही है, आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से दिलवा रही है। लेकिन अब जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है, आपकी जेब में पैसा आएगा, आप क्या करोगे? आप सामान खरीदोगे। पहले जित कम में काम चला रहे थे अपने घर में, अब ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे। जब ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे और आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है लॉस मॉडल पर, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्शन की, जैसा कि यहां पर हुआ। हाउस होल्ड इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर क्या कंपैरिजन है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 20% के आसपास तो हम बढ़ाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी, और चाइना तुम पर बढ़ाएंगे 60%। अगर 60% इंपोर्ट ड्यूटी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दी तो इसका मतलब होगा लगभग 90% जो प्रोडक्ट्स चाइना से यूएसए में आते हैं दे विल बी इंपैक्टेड। तो आप कहेंगे तो खुशी वाली बात है, चाइना अगर वहां पर ट्रेड नहीं कर पाएगा तो यूएसए की इकोनॉमी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा जी, जो वो सामान अभी ले रहे हैं वहां पर, क्या अभी यूएसए की इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है उन चीज़ों के प्रोडक्शन करने के लिए? उनमें से कई सामान तो चाइना से ऐसे जा रहे हैं जो यूएसए की फैक्ट्रीज में इनपुट प्रोडक्ट की तरह हैं, जिसका इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखो हार्ड स्टेप तो लेने पड़ेंगे, जब तक ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्हीं की कंपनियां जो बाहर आउटरीच कर रही हैं वो फोकस करेंगे अपने घर में इन्वेस्ट करने पर, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसा इनका कहना है। लेकिन देयर आर सर्टेन इकोनॉमिस्ट वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये बैकफायर कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाहर से तो सामान लेना कर दिया महंगा, अपने यहाँ प्रोडक्शन अभी बन नहीं पाया आपका वो बेस, उसको एग्जैक्ट रिप्लेस करने के लिए, तो कहीं आपके यहाँ चीज़ों की शॉर्टेज ना हो जाए। एक तो ये रीज़न। फिर ज़रा इनकी फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर कर लेते हैं। इनके टाइम पर, गोर्बाचेव के टाइम पर, पोलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को, इनको ज़रूरत थी कि भाई यूएसएसआर हमारे यहाँ पर टॉपल हो सकती है हमारी सरकार, तो आप हमें बचाने के लिए मिलिट्री सपोर्ट दो। तो गोर्बाचेव ने कहा नहीं नहीं, देखो अब हम यूएसएसआर अपनी सोचेंगे, अपनी इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, हम क्यों दूसरे के जंग में अपनी मिलिट्री भेजें। अब उस चक्कर में क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप वो ताश के जो महल होता है ना उसके पत्तों की तरह गिरने लग गया। जब यहां पर ये सरकारें गिरने लग गई तो भाई तुम्हारे इंटरेस्ट में जो देश खड़े थे तुम्हारे लिए वॉल बनकर वो गिरने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट फिर तुम पर भी तो होगा। अब मुझे लग रहा है आप कंपैरिजन कर पा रहे होगे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन 24 घंटे में खत्म करेंगे, और हो सकता है जेलेंस्की को अब कुछ रिलैक्सेशंस देने पड़े पहले जो मांगे कर रहे थे। यानी कि पुतिन खुश हो सकते हैं कि भाई ठीक है अब ट्रंप इज देयर। ट्रंप कहेंगे जेलेंस्की को देखो यार तुम हालात को अब समझो, तुम और एम्बिशियस मत बनो, जो डोनेस्क रीजन है, लुहांस्क रीजन है, इसको भूल जाओ, ये रशिया का है या फिर यहां पर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रहेगा, तुम इसको अपने अंडर मत लेने की कोशिश करो, नहीं तो ये वॉर चलता रहेगा। अब हम भी पीछे सपोर्ट धीरे धीरे कम कर देंगे, सोचो तुम्हारा क्या होगा, कीव कोलैप्स ना हो जाए, राइट। तो ये एक एंगल है। दूसरा जापान, ताइवान को लेकर देखिए ट्रंप की क्या स्टेटमेंट है। ट्रंप का कहना है ताइवान इज नॉट दैट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉर यूएसए। अब इन्हीं के देश के जो अभी बाइडेन के टाइम पर जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था क्या बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, अरे ताइवान तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ताइवान और चाइना आपस में फ्रिक्शन है क्योंकि ताइवान को चाइना अपना पार्ट बताता है, और ताइवान भाई सब सेमीकंडक्टर का बेस है, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन यहां पर होता है और दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए भी। तो अब ट्रंप का इसमें कहना है कि देखो तुम ज़्यादा हवा में मत चढ़ाओ। सबसे पहली बात तो यह है कि ताइवान हमारे लिए इतना ज़रूरी हुआ क्यों। तो अब इनके पुराने एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर का बेस है। तो ट्रंप इज लाइक हम क्यों नहीं है, क्योंकि हम R&D में हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम टेक्नोलॉजी देते हैं, फिर ठेका देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताइवान की कंपनियों को मैन्युफैक्चर करने का। तो यूएसए का कहना है कि भाई हम भी मैन्युफैक्चर करते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाओ, ताइवान की अपनी ज़रूरत को कम करो।
जब ताइवान पर अपनी डिपेंडेंस होगी कम, तो हमें बेफिजूल यहां पर हथियारों को और यहां पर जो पॉलिटिकल सपोर्ट हम देते हैं उसमें हमें फंसना नहीं है, हम अपने ऊपर फोकस करेंगे। अभी आपको याद हो 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है डॉक्टर जयशंकर का कि हुएवर विंस यूएसए इज गोइंग टू बिकम मोर आइसोलेशनिस्ट। जो भी जीते, लेकिन यूएसए के प्रेजेंट इंटरेस्ट ऐसे हैं कि यूएसए अपने ऊपर फोकस करेगा ज्यादा। दुनिया भर में ये जो एलाइज में कॉन्फ्लिक्ट है, एलाइज पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है, शायद उस पर पहले जितना सपोर्ट करता था वो कम कर देगा। ये डॉक्टर एस जयशंकर का एनालिसिस है। अब ये तो भाई वो सिमिलर बन रहा है, जैसे वो कह रहे थे कि भाई हमें तुमसे मतलब नहीं, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, राइट। तो अगर आपके एलाइज हुए वीक या एलाइज हुआ आपसे दूर, तो आपका जियोपॉलिटिकल स्टेटस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो एक ये कयास भी लगाया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि यार यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है। अब इतने टाइम से मेनी एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग दिस दैट यूएसए इज डिक्लाइनिंग, चाइना इज राइजिंग, यूएसए सुपर पावर कमजोर हो जाएगा, चाइना $18 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी, केवल चाइना में ही है दम कि वो एक पोल बन पाए। लेकिन ठहरो, मैं थोड़ा आपको इसके पास्ट के बारे में बता दूं कि अगर यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो सेकंड वाले ने फर्स्ट बनने का सपना इससे पहले बहुत लोगों ने देखा है। यूएसए जब फर्स्ट था तो एक समय ऐसा है जापान सेकंड था, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उस समय पर भी कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे अब जापान रिप्लेस कर देगा यूएसए को, लेकिन जापान में डिक्लाइन हो गया डोमेस्टिक क्राइसिस की वजह से। एक समय आया जब जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, यूएसए फर्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट जर्मनी। उस समय कहा जा रहा था अब जर्मनी शायद यूएसए को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जर्मनी में हो गई पॉलिटिकल क्राइसिस और यूएसए रहा फर्स्ट। अब यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड है। अब फिर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूएसए का डिक्लाइन हो जाएगा और चाइना फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ट्रंप इज स्माइलिंग इन कॉर्नर कि सोचते रहो, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। दैट इज व्हाट ट्रंप इज इंडिकेटिंग। स्ट्रेंथ ही रहेगी यूएसए की, दैट इज व्हाट ही मेंट, क्योंकि चाइना में खुद में स्टैग्नेशन है। हालांकि ट्रंप के आने से क्या लगता है आपको, चाइना खुश होगा या नाखुश होगा? तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर चाइना तो ट्रंप के आने से नाखुश होना चाहिए, क्योंकि 2016 से पहले जो वो कैंपेन कर रहे थे तो ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरी बन गई सरकार, मैं बन गया प्रेसिडेंट, तो चाइना के साथ होगा ट्रेड वॉर, चाइना हैज टू पे, चाइना पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो जो कहा वो किया, चाइना के साथ ट्रेड वॉर हुआ। तो अब आप सोच लेंगे यार यानी कि चाइना के लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी कह रहे हैं 60% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। लेकिन चाइना का कहना है कि देखो उसके लिए हम नेगोशिएशन करते रहेंगे। फिलहाल चाइना को लगता है ट्रंप इज़ फॉर गुड, ट्रंप चाइना के लिए बेटर है। जैसे ये यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था चाइना में, तो चाइना का कहना है कि सबसे पहले तो जो रशिया चाइना का एक अलायंस है, तो अलायंस से बेटर आप कहिए पार्टनरशिप है, कोई मिलिट्री अलायंस तो है नहीं। तो ऐसे में जो यूक्रेन, अगर यूक्रेन से सपोर्ट हटेगा तो यूक्रेन वाला वॉर खत्म होगा। तो रशिया और चाइना कैसा मानना है, तो ये जोन जो है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अच्छा है कि ट्रंप यूक्रेन के वॉर को ख़त्म कराएं, तो एक तरीके से ये बेटर हो गया। फिर चाइना कहना ताइवान वाले पर जो स्टेटमेंट है इनका, ये भी तो याद करिए, ताइवान को पहले जितना सपोर्ट मिलने के आसार थे अब उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चाइना का मानना है कि हमारा जो ईस्ट चाइना सी में जो इशू था, चलो वो भी स्टेबल रहेगा। तो इनका तो मानना यह है कि जापान, ताइवान, यूक्रेन, इवन साउथ कोरिया, यहाँ पर जो सपोर्ट यूएसए से मिलता था वो शायद कम हो जाएगा। इससे चाइना के मजे आ जाएंगे। एशिया और एशिया पैसिफिक, जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडियन ओशन को भी इसमें लेते हैं, उस रीजन में इन चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की प्रेजेंस जो और स्ट्रॉन्ग होगी ट्रंप के आने से, राइट। लेकिन ये इनका एनालिसिस कह रहा है ना, व्हाट ट्रंप इज गोइंग टू डू इज मे बी अ सरप्राइज। अब ये बता दिया आपको जो कहा, ये थेफ्ट वाली बात, ट्रंप का स्टेटमेंट कि भाई चोरी करी है इसी से तुम बड़े हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। बाइडेन का वॉर है, इसको तो मैं 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। अगर हैरिस बन जाती, कमला हैरिस बन जाती, तो शायद ये वॉर और आगे चलता रहता, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा। बट क्योंकि हैरिस ने तो कहा आई स्टैंड विद नेटो, आई स्टैंड विद माई यूरोपियन पार्टनर्स, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं कह रहे। ट्रंप का कहना है कि वाई यूएसए हैज टू पे। ट्रंप ने इससे पहले वाले टर्म में भी कहा था कि भाई यूरोपियन, आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए नेटो से, तो अपने बजट का 3% के आसपास डिफेंस बजट तो मतलब अपने टोटल बजट का 3% डिफेंस बजट तो रखो। वाई यूएसए इज पेइंग द मेजर पार्ट, राइट। तो ये इनका कहना है।
तो ताइवान पर जो स्टेटमेंट है बता दी मैंने आपको। ताइवान के साथ अदर्स को भी अब लग रहा है कि शायद वो यूएसए का सपोर्ट बैकफुट पर जाएगा। इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन स्टेटमेंट दे चुके हैं कि यूरोप नीड्स इट्स ओन आर्मी, यूरोप शुड स्टॉप टोइंग द लाइन ऑफ यूएसए। तो इससे क्या हो सकता है भाई, फ़ायदा ये है कि देखो अल्टीमेटली यूएसए चाह रहा है कि अपनी इकोनॉमी को फिक्स करे, स्टैग्नेशन को फिक्स करे, इन्फ्लेशन को सॉल्व करे, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको सॉल्व करे, राइट, इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए उसको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। तो इट इज़ गुड दैट यूरोपियन नेशंस शुड ऑल्सो टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। ये अच्छा ही है, राइट, इनके लिए। इनका स्टैंड आपको बता दिया। तो ऐसे में यूरोप को अब और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि इस गैप को फिल कर पाएँ। लेकिन अगर यूरोप ने इन कंडीशंस को माना तो उस पर डेट बढ़ जाएगा। देखिए 3.3% ऑफ जीडीपी अगर उन्होंने बढ़ाया बजट, तो देखिए $2.8 ट्रिलियन यूरोप का डेट बढ़ जाएगा बाय 2034। तो भाई उधार यूरोप पर बढ़ने वाला है। अक्टूबर 7 पे तो बता दिया आपको, उनका कहना है अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो होता ही ना ये, मैं इजराइल को खुल के सपोर्ट करता, ईरान को अपने को आइसोलेट करना है, साइडलाइन करना है। अब अगर इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में बात करें तो ट्रंप की जो नीति है वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल क्यों, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप गूगल करेंगे ट्रंप्स कमेंट ऑन मिस्टर मोदी दैट पीएम मोदी इज ब्यूटीफुल, तो एक्चुअली दिस कन्वर्सेशन वाज रिगार्डिंग इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर डिस्कशन चल रहा था इनके लास्ट वाले टर्म में। तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इज अ ब्यूटीफुल मैन। अब ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए, और उसके बाद इन्होंने मिमिक्री कर दी मोदी जी की, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते कि एक्चुअली मोदी जी कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट वी हैव रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टू व्हीलर्स लाइक हार्ले डेविडसन, वहाँ से इंपोर्ट होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब तो रैप अप कर लिया उन्होंने, हार्ले डेविडसन ने पार्टनरशिप कर ली हीरो के साथ, हमारी कंपनी के साथ। तो उस समय उन्होंने कहा कि हमने ना, मोदी का फ़ोन आता है हमारे पास, मोदी जी का, और कहते हैं 100% से घटाकर हमने 75% कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी। तो पीएम मोदी के स्टेटमेंट पे ट्रंप हंसने लगे, कह रहे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, शुड आई बी थ्रिल्ड, यू शुड लुक इनटू दिस कि हम अपने आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इतनी कम इंपोर्ट ड्यूटी रखते हैं और आप इतनी ज़्यादा रखते हो। उसके बाद इंडिया ने इसको 50% किया, लेकिन उसके बाद भी उनका स्टेटमेंट तो बताओ 50%। देखो अनड्यू एडवांटेज हमारी इकोनॉमी से ले रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं इंडिया और यूएसए के बीच का जो ट्रेड है वो एक्चुअली इंडिया के फेवर में है। इंडिया एक्सपोर्ट मोर टू यूएसए देन इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए। आपको ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बिग चंक ऑफ दिस एक्सपोर्ट इज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा दाम का ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, तो भाई साहब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का जो दुख था इस स्टेटमेंट में, जब वो मजाकिया अंदाज में ये बात कह रहे थे, वो इस वजह से था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से ज़्यादा पैसा इंडिया की तरफ आता है, इंडिया यूएस के ट्रेड में, राइट। तो और डोमेस्टिक सेक्टर में कह रहे हैं मागा मीन्स मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। देखते हैं भाई ये कैसे ग्रेट बनाएंगे। अच्छा, ऑयल प्राइस एक सिग्नल होता है कि एक्चुअली जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो इसमें डेटा में बता रहा है कि यहाँ पर जंप नहीं आया है। तो अगर ट्रंप आए हैं और प्राइस नहीं बढ़ा है, प्राइस कंसिडरेबली स्टेबल है, पता था कि लग ही रहा था कि ट्रंप के आने के पूरे आसार हैं, तो इसका मतलब है कि जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हैं उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व करेंगे ट्रंप। तो अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा है कि बुरा है? भाई साहब अच्छा है हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए, स्टेबिलिटी रहेगी, ऑयल में स्टेबिलिटी रहेगी। इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो ऑयल के भाव स्टेबल, तो हमारे लिए तो भाई बेटर है कि नहीं। इंपोर्ट टैक्स कह रहे हैं 20% इन जनरल बढ़ाएंगे, चाइना पर तो भाई साहब 60% बढ़ाएंगे, तुम पर करेंगे विशेष कृपा, और इन पर अगर हो गई विशेष कृपा तो ये इंपैक्ट करेगा इनके ट्रेड को। लेकिन ट्रंप का कहना, देखो अल्टीमेटली बिग चेंजेस कम फ्रॉम हार्ड स्टैंड्स। अब अगर मैं अगले प्रेसिडेंट पे रहने दूं कि चलो अभी तो काम चल ही रहा है, मैं क्यों हार्ड डिसीजन लूं, आई विल टेक द हार्ड डिसीजन। और जब कोई हार्ड डिसीजन लेते हैं तो थोड़े बहुत टर्बुलेंस तो होते हैं, तो उस टर्बुलेंस में बैठना ही चाहिए अमेरिकन पब्लिक को इस टाइम पर, क्योंकि तभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस आ पाएगी अमेरिका की इकोनॉमी में। उसको फिक्स करना पड़ेगा इनको। अब ज़रा ये डेटा देखिए जो आपको बताया कि 90% ऑफ ट्रेड इम्पैक्ट होंगे। मैक्सिको और कनाडा, कनाडा इनके नॉर्थ में, मैक्सिको इनके साउथ में, तो कनाडा बड़ा खुश हो रहा होगा, आप सोच रहे होगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप की जो नीति है उसमें वो कनाडा को भी रिलैक्सेशन नहीं देते।
और अगर वो कनाडा को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, मैक्सिको को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो होगा पता है क्या, कि इनके साथ ट्रेड भी 50% इंपैक्ट होगा। तो ट्रूडियो सोच रहे होंगे कि यार बाइडेन ठीक थे, देखो खालिस्तान वाले मामले पर भी सपोर्ट कर रहे थे, इकोनॉमी में भी रिलैक्सेशंस की बात करते थे, लेकिन ट्रंप जो है वो करेंगे रिवाइज माइग्रेशन एंड लैटिन अमेरिका। माइग्रेशन पर तो मैंने बताया इनका हार्ड स्टैंड है, लेकिन साथ में इन्होंने जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, जैसे कुछ ऐसे स्टेट जहां पर लैटिनो पॉपुलेशन है, तो उसको भी इन्होंने कॉन्फिडेंस देने की बात करी है। प्लस जो डिटेंशन कैंप्स है, जो इलीगल डिपोर्टेशन है, उनको डिटेंशन कैंप में रखेंगे। इनका कहना है कि अगर इमिग्रेंट्स को उन्हें निकाला तो काउंटर पॉइंट ये है कि करीब 3% के आसपास जीडीपी पर आपके इंपैक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर में ये इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो है ये प्रोडक्टिव सपोर्ट कर रही है यूएस की इकोनॉमी को, राइट। अब मैंने कहा था कि 20%, कहीं तो ऐसे देश हैं वहाँ से तो 20% के आसपास। ये देखिए ये रहा एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये तो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनकी जीडीपी का देखिए 17.9, 21.5, 21.6% पैसा ही वहाँ से आ रहा है, और इसमें से काफ़ी सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर पूछा जाए कि यूएस से जो नेट रेमिटेंस जाता है किसी देश में, तो इंडिया की पोजीशन उसमें कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सेकंड पोजीशन है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यानी कि यूएस में जो लोग मौजूद हैं जो अपने घर पर पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है यहां पर, देखिए अमाउंट में, ठीक है। ये तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है क्योंकि हमारे पास कमाई के, प्रोडक्शन के और भी सोर्स हैं, लेकिन अमाउंट की बात करूं तो इंडिया सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको तो पता ही है भाई, सबसे ज़्यादा तो इलीगल इमिग्रेशन वहीं से हुआ है, मैक्सिको सदर्न बॉर्डर्स से, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड को एटलीस्ट ध्यान रखना। थर्ड पे ग्वाटेमाला है। डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से बन सकता है। क्लाइमेट चेंज, ट्रंप का कहना है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, इट्स अ हॉक्स। उनका कहना है कि जो डीकार्बनाइजेशन की बात आप करते हो कि कार्बन फ्री इकॉनमी, कह रहे हैं इससे तो बिजनेस बंद हो जाएंगे, जॉब लॉसेस हो जाएंगे। तो इससे मुझे बताइए जो इंडस्ट्रीज कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन का मतलब फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, वो खुश होंगी कि नहीं होंगी? खुश होंगी भाई साहब। इनके कैंपेन में भारी फंडिंग करी है। इससे पहले वाले इनके कार्यकाल में इन्होंने कहा था कि मैं पेरिस पैक्ट से बाहर हूं, यूएस से पेरिस पैक्ट को नहीं फॉलो करेगा, डीकार्बनाइजेशन से जॉब लॉसेस होती हैं। इनका तो कहना है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडीज देती थी ना सरकार, वो इनसेन सब्सिडीज हैं, बकवास है, इतनी सारी सब्सिडीज दे रहे हो। प्लस ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब कह रहे हैं कि ऑयल, शेल गैस के लिए जो ड्रिलिंग करना है उस ड्रिलिंग को बढ़ाओ। तो अगर ये ड्रिलिंग को बढ़ाएंगे हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? देखो ओवरऑल क्लाइमेट के एस्पेक्ट्स की बात करें नुकसान है, लेकिन अगर यहां से प्रोडक्शन को ये बढ़ा देंगे तो नेट ऑयल सप्लाई इंटरनेशनल इकोनॉमी में इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? और अगर नेट ऑयल सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस स्टेबल रहेंगे कि नहीं होंगे? तो ऑयल के प्राइस स्टेबल रहेंगे, खासकर हमारी जैसी इकोनॉमी जो अभी भी ऑयल डिपेंडेंट है। ट्रांजिशन अभी हमारे लिए बहुत दूर है, तो ये हमारे लिए हो गया। व्हाट अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन? तो कहा जा रहा है कि देखो, जैसे इनका कहना है, अभी इन्होंने कमेंट किया था कि पीएम मोदी इज अ टोटल किलर। कह रहे हैं लुक इंडिया, देखो यहां पर ओबामा आए, फिर ट्रंप आए, बाइडेन आए, फिर ट्रंप आए, लेकिन मोदी तब से बने ही हुए हैं। तो इनका कहना है कि देखो इंडिया की जो डेमोक्रेसी, इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, दैट्स अ गुड सिग्नल फॉर इंडिया। तो इज वेरी होपफुल फॉर इंडिया एंड दैट इज वाई इंडिया यूएस रिलेशंस वो अच्छे ही रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक, इसमें दो एंगल आ जाते हैं, राइट। क्यों? जैसे डिफेंस वाले एस्पेक्ट पर बात करें तो ट्रंप के दौरान पाकिस्तान पर टफ डिसीजंस लिए थे मिस्टर ट्रंप ने। याद हो आपको FATF, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी उस टाइम पर, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दर्ज किया गया था। और ट्रंप ने कहा था कि भाई जो डिफेंस में तुम्हें एड देते हैं ना, अब नहीं मिलने वाली वो एड, छोड़ दो, अभी एक्सपेक्टेशन अपनी जीरो कर दो हमसे, कारण तुम टेररिज्म को हेल्प करते हो। तो यानी कि उस समय पर इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ट्रंप वाज स्टैंडिंग विद इंडिया। ऐसी जो स्ट्रेटजिक कॉम्बिनेशन है, यानी कि चाइना को अगर पुशबैक करना है या काउंटर करना है तो नेचुरल चॉइस जो है इंडियन ओशन में इंडिया है। यूएसए को ये बात पता है कि एशियन सेंचुरी 21st सेंचुरी, मतलब उस तरफ जो पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है, और ऐसे में एक बड़ा प्लेयर इंडिया है। चाइना को वो कंट्रोल नहीं देना चाहता, इस वजह से इंडिया को डेवलप करना वो यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कह रहे हैं नेचुरल एलाय। तो यूएसए स्ट्रांग होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया स्ट्रांग होता है, यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि भाई नेचुरल एलाय वाला कॉम्बिनेशन हमारा बैठ रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए और इंडिया को साथ आना है, ऐसे ही आपका 2+2 डायलॉग है हमारा इनिशिएटिव, यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर उनके काउंटर पार्ट से मिलकर बैठक करते हैं।
और साथ में क्वाड, जिसमें कि हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, राइट। तो इंडिया भी डिपेंड करता है यूएसए के सपोर्ट पर, और यूएसए को भी चाहिए कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो इट नीड्स टू रीपोजिशन इट्स स्ट्रेटजी एंड फोकस मोर ऑन इंडिया। अब यूएन की बात करते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डब्ल्यूटीओ काम का नहीं है, डब्ल्यूएचओ काम का नहीं है, यूएन लगता तो ऐसा ही है कि काम का नहीं है। तो अगर यूएसए जैसी बड़ी ताकत इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से अपने आप को बैकफुट पर रखेगी तो जो वॉइड क्रिएट होगा वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है टू प्ले अ बिट बिगर रोल। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको समझ सकते हैं। इंडिया यूएस का जो ट्रेड रिलेशन बताया आपको हमारे लिए सरप्लस में है। हालांकि ट्रंप इस बात से नाखुश रहते हैं कि यार आप हमें और ज़्यादा एक्सेस दो। एक्सेस देंगे कि नहीं देंगे आगे पता लगेगा, लेकिन इन पॉइंट्स पर हमारी जानकारी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन पर आपकी जानकारी बिल्कुल मतलब क्लियर होगी। ज़रा समझिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो फोकस करना चाह रहे हैं चाइना +1 स्ट्रेटजी पर, तो ठीक है, हमारे लिए प्लस हो सकता है। क्यों? अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे चाइना पर तो भाई साहब चाइना में जो बेस्ट फैक्ट्रीज है ना, वो भी कहीं ऐसी जगह फैक्ट्री लगाना चाहेंगी कि भाई वहाँ पर लगा लो, वहाँ की कंपनियों के साथ अपना जेवीज बना लो, जॉइंट वेंचर बना लो, फिर वहाँ से प्रोडक्शन करके यूएसए में बेच देंगे। क्योंकि अगर चाइना ओरिजिन है उस प्रोडक्ट का तो लगेगा 60% ड्यूटी, लेकिन अगर इंडिया है ओरिजिन उस प्रोडक्ट का, इंडिया में कुछ स्टेक्स हैं चाइनीज कंपनी के, तो चल सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए एक मौका है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर पर पुश कर दो ट्रंप के टाइम में, ठीक है। प्लस इन्फ्लेशन एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, तो यूएसए में अभी जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है वो मिडिल क्लास पर होगा, ठीक है। मिडिल क्लास पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, कारण ऑलरेडी इन्फ्लेशन में है। दूसरी बात, अगर आप बाहर से इंपोर्ट को कम कर दोगे या महंगा कर दोगे तो भाई साहब इन्फ्लेशन का तो दोहरी मार लगेगी मिडिल क्लास पे, तो ये तो इंपैक्ट होना लाजमी है। और ट्रंप इज सेइंग कि भाई देखो टर्बुलेंस के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तभी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। और आपको याद होगा कि भारत में भी कभी कभी ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, कल रात से अब थोड़ा टर्बुलेंस के लिए तैयार हो जाओ, अब हम ये फैसला दे रहे हैं। तो जो शुरुआत में आप टफ डिसीजंस को झेलते हैं उससे थोड़ा इकोनॉमी में फ़ायदा मिलता है, ऐसा ही आइडिया ट्रंप भी रखते हैं। फार्मा एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, कारण क्योंकि वो जो टैरिफ इंडिया पर लगाएंगे, अगर 20% ड्यूटी अगर बढ़ जाती है इस पर, तो जाहिर सी बात है हम तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता था वो महंगा हुआ, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो हम इसका क्या सॉर्ट करें भाई? हम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लैटिन अमेरिकन नेशंस, उसमें अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करें। प्लस ये जो है आपका IT एंड इमिग्रेशन, पिछले वाले टर्म में आपको याद हो ट्रंप ने H1B वीज़ा कंडीशंस को टफ कर दिया था, जिससे कि हमारे सर्विस सेक्टर पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। आपको याद होगा कि उस समय पर जो कॉलेज से हायरिंग्स करती हैं हमारी IT कंपनीज, इन्फोसिस, आपका एक्सेंचर एंड अदर्स, तो उन्होंने कुछ हायरिंग को कम भी किया था, क्योंकि ऑन साइट भेजना जो भेजते थे, मतलब एक तरीके से H1B वीज़ा क्या वर्क वीज़ा है कि हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हमारी कंपनियाँ साथ में भेज रही थी। जब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया सॉफ्टवेयर बनाने का तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, साथ में ऑन साइट पर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भेज दिया, इंडियन को पे कर रहे हैं इंडिया के हिसाब से, या वहाँ पर जितना देना पड़ता उनके बंदे को हायर करने के लिए उससे तो कम ही रख रहे हैं उसको। लेकिन अगर ये कंडीशंस टफ हो जाती हैं तो फिर इन्फोसिस को वहीं से लोगों को हायर करना पड़ा। यूएसए के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उस साल इन्फोसिस ने डिक्लेयर किया था कि 10,000 नई अमेरिकन हायरिंग्स की उसने। तो यूएसए के लिए तो फायदा है, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है अगर इस पर वो आगे बढ़े, ठीक है। लास्ट टाइम हालांकि ट्रंप एंड मोदी जी ने इस पर बातचीत की थी, तो ट्रंप ने आश्वासन दिया था कि हम इन कंडीशंस को रिलैक्स भी करेंगे। साथ में एनर्जी ऑयल पे तो पॉजिटिव है कि भाई आप ड्रिल बेबी ड्रिल बता रहे हो, प्रोडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है ऑयल की सप्लाई तो मेंटेन रहेगी, राइट। हार्ली डेविडसन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये कह रहे थे कि यार ब्यूटीफुल, मजाक बना दिया था इन्होंने हालांकि। खैर, नाउ विल अमेरिका रियली डिक्लाइन? क्या अमेरिका डिक्लाइन होने वाला है? तो भाई अमेरिका है कैपिटलिस्ट, उसके अपोजिट में कौन है? कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट का तो कहना बिल्कुल होने वाला है जी। उनका कहना, ये बात तो मार्क्स भी कह के गए कि कैपिटलिज्म में कॉन्ट्रडिक्शन है, अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव। ये प्रॉफिट इतना एक्यूमुलेट कर लेंगे कि बाकी जनता होगी गरीब, और वो जनता फिर वहाँ पर सोशल टर्बुलेंस लेकर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ये इनका प्रेडिक्शन था। ऐसे लेनिन भी यही बात कह रहे थे कि अल्टीमेटली ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएसए लेड वर्ल्ड ऑर्डर बना, लेकिन फिर सर्वाइव कैसे कर गए? सर्वाइव किया तो थ्राइव कर रहे हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि जनता को चाहिए पैसा, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, बेटर लाइफ, वो कैपिटलिज्म ने दी।
वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो कैपिटलिज्म में हो पाए वो कन्वेंशनल कम्युनिस्ट नेशंस नहीं कर पाए, क्योंकि कैपिटलिज्म देता है इंसेंटिव टू इनोवेट। तो दैट इज व्हाट ही वांट्स, ही इज डूइंग। अब चाइना कह रहा है कि मुझे भी लगता है कि इनका तो डिक्लाइन होने वाला है, कारण चाइना रिजेनरेटेड है, चाइना अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रहा है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा होमलेस की कैटेगरी में यूएसए मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यूएसए भले ही अमीर देश है, लेकिन वहां पर इनइक्वालिटी इज राइजिंग। तो चाइना का कहना है हम जो है पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करेंगे, जैसे ही यूएसए का डिक्लाइन होगा तो हम लीड करेंगे, ऐसा इनका मानना है। लेकिन इनके यहाँ खुद स्टैग्नेशन चल रहा है, चाइनीज पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो रही है, ये भी चैलेंज है। यूएसए हैज लॉन्ग मेंटेन, लेकिन मैंने बताया कि अभी भी 25 से 26% के आसपास ग्लोबल जीडीपी का वो तो यही लिए बैठा है यूएसए। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इतनी जल्दी इसका डिक्लाइन होने वाला है? ये काउंटर लॉजिक है यूएसए का, राइट? ईयू एंड चाइना, इनको आप मिला लो इनकी इकोनॉमी को, तब भी अभी वो यूएसए को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। यानी कि $15 ट्रिलियन, लगभग $18 ट्रिलियन चाइना, लेकिन तभी भी अभी भी मतलब एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं, चाइना बिल्ड हुआ है अपनी चीप मैन्युफैक्चरिंग को करके, एक्सपोर्ट करके, और चीप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी यूएस एंड यूरोपियन नेशंस ने दिया। यूरोप भी एक्सपेंड हुआ है अपने इस शुरुआत में मार्शल प्लान का जो सपोर्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ऑर्डर में यूएसए ने दिया। लेकिन यूएसए की जो स्ट्रेटजी रही है, जो अभी ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मतलब ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप आइसोलेशनिस्ट हो रहे हैं, क्या ये यूएसए ने अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए पहली बार किया? पहली बार नहीं किया। जब मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में इंडिया यूएस रिलेशंस को एक्सपेंड करता हूं, तो उसमें एक स्टोरी लाइन में आपको बताता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि देखो, पहले मुनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे थे यूएसए। मतलब मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब, यहां पर जेम्स मुनरो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो भाई, यूएसए अपने आप पर फोकस करेगा, आइसोलेटेड, ज्योग्राफिकली तो आइसोलेटेड है ही, कारण क्योंकि अगर यहां पर यूएसए है, इधर यहां पर यूएसए है, इधर आपका कनाडा हो गया, इधर मैक्सिको हो गया, और यहाँ पर आपका ये पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक हो गया, इधर यूरोप हो गया। ये जो यूरोपियन कॉलोनीज हैं, इन्होंने ही यहाँ पर कॉलोनाइज किया हुआ था, जहाँ से फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। और ये कॉलोनीज जो अपने फेवर में काम कर रहे थे, और यहाँ पर जो लोग थे, इनके लिए तो इंसेंटिव्स थे नहीं। तो अब यूएसए ने फोकस करा अपने इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई हम नहीं चाहते कि यूरोपियन पावर इनके मामलों में इंटरवीन करे, हम आपके मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे, आप हमारे मामलों में इंटरवीन मत करो, हम केवल अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे। तो यूएसए ने जब अपने ऊपर फोकस किया, आइसोलेशनिस्ट हुआ, तो ऐसे में यूएसए ने अपने आप को एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाया। इवन आप वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II का एग्जाम्पल देखो, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो कि वर्ल्ड वॉर I में 1914 से 1918 तक हुआ, लेकिन यूएसए ने एंट्री कब ली वर्ल्ड वॉर I में? 1917 में जाकर। भाई साहब 14 से चल रहा था वर्ल्ड वॉर I, 17 में जाकर एंट्री ली, जब खुद के ही 170 प्लस जो है उनके अमेरिकन नागरिक वो डूब गए थे अटैक में। तो कहने का मतलब है कि यूएसए अपने ऊपर फोकस कर रहा था, वर्ल्ड में जो हो रहा था। वर्ल्ड वॉर II में भी विंस्टन चर्चिल कन्विंस करते रहे यूएसए प्रेसिडेंट को, और वो भी एंड के आसपास, तब जाकर मतलब स्टार्टिंग से नहीं थे, बाद में जाकर वो इंटरवीन कर रहे थे, और उसके बाद फाइनली ये जीतने वाली ताकत बन गए। वर्ल्ड वॉर I में भी जीतने वाली ताकत थे, और वर्ल्ड वॉर II में भी जीतने वाली ताकत थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद फिर उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज किया। उन्होंने कहा मुनरो डॉक्ट्रिन से अब हम जाएंगे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पर। तो मैं 1945 से अभी तक की अगर मैं पॉलिसी की बात करूं, तो हमें दिखती है छाप ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के पीछे एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव है मॉर्गेंथ्यू का। मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि यूएसए, अगर तुम्हें अपनी पोजीशन को बनाकर रखना है दुनिया में, तो अगर पावर में कोई वॉइड है, अगर दुनिया में ग्लोबल लेवल पे अगर किसी नेशन की रूल मेकिंग पावर, एनफोर्सिंग पावर में अगर गैप है, क्योंकि भाई कॉलोनियल पावर तो डिक्लाइन में थे। भाई 1945 में क्या चल रहा था? ब्रिटेन का डिक्लाइन चल रहा था, कॉलोनीज अपनी आज़ादी ले रहे थे। 1947 में हमने आज़ादी ले ली, है कि नहीं? ऐसी अफ्रीका से डीकोलोनाइजेशन की वेव चल रही थी। तो जो सो कॉल्ड बड़ी पावर होती थी, ग्रेट पावर ऑफ यूरोप कहलाती थी, उनका तो डिक्लाइन चल रहा था। तो दुनिया में रूल बनाएगा कौन, बनवाएगा कौन, एनफोर्स कराएगा कौन? तो मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि यूएसए, यू कैन नो मोर बी एन आइसोलेशनिस्ट पावर। केवल जब जरूरत पड़ेगी, बात बिल्कुल सर पे आ जाएगी, तब इंटरवीन करेंगे, नहीं। नाउ यू हैव टू बी यू हैव टू बी इंटरवेंशनिस्ट पावर। आइसोलेशन से इंटरवेंशन, दखल करो।
दुनिया में जगह जगह दखल करो, मिलिट्री को भेजो, बेस बनाओ, एक्सपेंड करो अपने इन्फ्लुएंस को। जहां पैसा खर्च करना पड़े पैसा खर्च करो, क्योंकि पैसे से ज्यादा बड़ी चीज होती है इन्फ्लुएंस। क्योंकि इन्फ्लुएंस बिल्ड हो गया तो पैसा तो बन जाएगा भाई। बड़ी सोचो, छोटी मत सोचो। तो अब वो उन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, लेकिन वो ओवर एक्सपेंशन हमने देखा 1970s में, जब वो वियतनाम में भी बैठे हैं, कोरिया में भी इंटरवीन कर रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया इन्होंने, तब इन्होंने फिर भी थोड़ा सा बैकफुट पर आए। लेकिन वो जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है वो यूएसए ने छोड़ी नहीं। चाहे आप इराक का एग्जाम्पल ले लो, लीबिया का एग्जाम्पल ले लो, सीआईए के ऑपरेशन अफ्रीका में ले लो, हर जगह दुनिया में इन्होंने तबाही मचाई और उसके बलबूते अपने बिजनेस को बढ़ाया। क्योंकि हथियार, मतलब ऐसा भी हुआ है ईरान इराक वॉर में ईरान को भी हथियार दे रहा था यूएसए, क्योंकि यूएसए के ईरान के साथ अच्छे संबंध थे उस टाइम पे, जो शाह रज़ा पहलवी की सरकार होती थी। इधर सद्दाम हुसैन को भी हथियार दे रहा था एक टाइम पर यूएसए। दोनों तरफ बेच रहे हैं, तो दुनिया में वॉर से यूएसए फायदा ले रहा था। लेकिन उसकी कॉस्ट भी होती है, क्योंकि अगर कहीं इंस्टेबिलिटी हो जाए, तुम पर खतरा आ जाए, तो तुम्हें अपने लोगों को भेजना पड़ता है और हथियार, ग्रांट, सब कुछ देना पड़ता है। तो अब ट्रंप के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से आइसोलेशनिस्ट ट्रेंड में आ रहे हैं। तो आइसोलेशनिस्ट ट्रेंड क्या पहली बार हो रहा है यूएसए की हिस्ट्री में? नहीं, ये पहले भी हुआ है। तो जब यूएसए को अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है तो यूएसए ऐसा करता है। ट्रंप इज डूइंग दैट। ट्रंप इज फोकसिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। ये कह रहे हैं, जो काउंटर वाले हैं कह रहे हैं कि भाई डिक्लाइन होने वाला है इनका यूएसए का। हमने पूछा कैसे? कह रहे हैं ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो था ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस बना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बना, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात हुई, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं। तो इस पर काउंटर पॉइंट ये है कि भाई साहब यूएसए ने इसको बनवाया तो जरूर, जैसे यूनाइटेड नेशन को बनवाने में हेल्प करी, यूएन का हेडक्वार्टर यूएसए में है, लेकिन यूएन के रूल्स को तोड़ने वाला भी तो यूएसए है। जब इराक में इंटरवीन करना था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो लगा दी थी कि भाई आप इराक में इंटरवीन नहीं करोगे। तो कायदे में जब आपने यूएन को बनवाया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर, मतलब 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला, उसके बाद जो वुड्रो विल्सन की स्पीच हुई उसमें उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की बात की थी, जिस लीग ऑफ नेशंस कि भाई दुनिया में शांति आएगी, यूएन जैसी एक संस्था की बात की थी, वो नहीं बन पाई थी उस टाइम पे, मतलब बनी, फेल हो गई, मतलब क्योंकि यूएस की सीनेट ने अप्रूवल नहीं दिया था उसको। तो फ्रांस और ब्रिटेन के कंधे पे जिम्मेदारी आ गई लीग ऑफ नेशन को सक्सेसफुल करने की, वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो फेल हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूएन बना, तो वर्ल्ड जो यूएन था वो एक तरीके से लीग ऑफ नेशन के आइडिया पर था और वो स्टैब्लिश भी हो गया। तो दुनिया कहने लगी यार ये तो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर तो देखो यूएसए ने बनवाया है, तो यूएसए तो उसको एडर करता है। अगर दुनिया यूएन को कमजोर करने की कोशिश करेगी, वॉर होते रहेंगे, जैसे रशिया यूक्रेन, कौन सुन रहा है यूएन की? यहां पर इजराइल ईरान, कौन सुन रहा है यूएन की? तो यूएन तो कमजोर हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखो यूएसए कमजोर हो रहा है, वो एनफोर्स नहीं करा पा रहा है। ये लॉजिक दिया जा रहा है। मेरा काउंटर लॉजिक ये है कि भाई साहब यूएसए खुद कहां सुन रहा था इनकी? जब इराक में इंटरवीन करना था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इंटरवीन करा। तो इट्स लाइक कि वी मेक द रूल, वी चेंज द रूल। यूएसए तो पहले से खुद ऐसा करता आ रहा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप। यूएसए ने कहा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करो, जो देश इस पे साइन कर देगा तो उसको यूएसए और यूएसए के साथी देश वो उसको हेल्प करेंगे ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी देने में जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको। तो हमने कहा भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने कहा लेकिन हम तब भी नहीं साइन करेंगे। तो यूएसए ने कहा कर दो यार। नॉन प्रोलिफरेशन से मतलब कि आप यूरेनियम को वेपन ग्रेड में नहीं ले जाओगे, ये ट्रीटी पे साइन कर दो, हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन में आपको हेल्प कर देंगे। इंडिया ने कहा तुम क्या बात कर रहे हो? इट्स लाइक यू आर डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मतलब कि यूएसए क्या अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म करने वाला था? नहीं। क्या यूएसएसआर बाद में रशिया वो खत्म करने वाला था? नहीं। तो मतलब जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो तो रखेंगे और बाकी ना रखें, ये क्या बात हुई? तो यूएसए वाज लाइक देखो गंदी चीजें होती हैं, न्यूक्लियर वेपन देखो क्या हुआ जापान में। अब हमें तो आदत लग गई न्यूक्लियर वेपन की, अब हटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, थ्रेट भी है, लेकिन तुम मत पड़ो इन चक्करों में। न्यूक्लियर वेपन बनाने में खर्चा करोगे, छोड़ो, एनपीटी साइन करो। इसके बदले तुम देखो 10-20 साल लग जाएंगे तुम्हें बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, हम उसमें तुम्हारी हेल्प कर देंगे। इंडिया ने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा इंडिया फिर हम तुम्हें न्यूक्लियर हेल्प नहीं देंगे, हम तुम्हें सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत जो हम बाकी देशों को मदद दे सकते हैं तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन खुद यूएसए ने एनपीटी का एक्सेप्शन इंडिया के लिए किया कि नहीं किया? किया, जिसको हम कहते हैं 1-2-3 एग्रीमेंट या फिर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया के साथ किया। तो भाई साहब अगर एनपीटी है, एनपीटी का भी एक्सेप्शन कर दिया इन्होंने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनवाई लेकिन उसका भी एक्सेप्शन कर दिया, तो यूएसए खुद कहां सुन रहा है इनकी?
जब एक्सेप्शन करना हो तो कर देता है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही भाषा चलती है, ताकत की। जिसके पास है पावर वो अपने रूल अपने हिसाब से बना सकता है, राइट। रशियन, अब देखिए एक रूल इनका ये कहता है कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में एश्योरिटी होगी कि अगर एक देश ने इंटरनेशनल लेवल पे कहीं अपने फाइनेंशियल एसेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि रशिया ने $300 बिलियन से ज़्यादा का अपनी कमाई जो है वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट की हुई थी, यूरोपियन देशों में फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही रशिया ने किया यूक्रेन को इन्वेड, तो यूएसए ने कहा फ्रीज कर लो इनके एसेट्स को, कहाँ तक वॉर लड़ेंगे देखते हैं। तो ये तो भाई फिर आपने भी रूल को तोड़ दिया। तुमने G7 नेशंस को कन्विंस कर दिया कि रशिया के अपनी कमाई के अपने एसेट्स को फ्रीज करा दिया। ये तो आप रूल्स को तोड़ रहे हो। तो यूएसए इज लाइक कि वो भी तो रूल को तोड़ रहा है, यूक्रेन में इंटरवीन कर रहा है। तो हाउ ट्रम्प विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब बात यह है कि भाई तुम अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाओगे। तो ट्रंप ने कहा वोटर्स को जो किया है वादा वो हम करेंगे पूरा। हमने कहा भाई क्या क्या करोगे। उनका कहना है सेल्फ रिलायंस लाएंगे। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो कम्युनिटी है अमेरिका की वो सिटीजन्स यानी कि अमेरिकन्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा एक सोशल डिवीजन देखने को मिल रहा है। अब इसमें फायदा किसको है, जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं लेकिन वहां की माइनॉरिटी हैं, जैसे कि लैटिनो कम्युनिटी फ्लोरिडा में। इन्होंने बम्पर सपोर्ट किया ट्रंप को। क्यों किया, क्योंकि जो पहले अंदर डिविजन्स थे कि भाई तुम लैटिनो कम्युनिटी हो, तुम कॉकस रीजन के कम्युनिटी हो, ये डिवीजन हटाकर उन्होंने कहा भाई तुम अमेरिकन हो, सीधी बात, अमेरिका फर्स्ट। एंड ही इज फोकसिंग ऑन दिस, एजुकेशन सिस्टम का रिवाइवल करेंगे और एजुकेशन में हम पैट्रियोटिक जो एजुकेशन करिकुलम है उसको और ज़्यादा इन्फ्यूज करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर वो काम करने वाले हैं। जैसे डीप स्टेट को हटाना है। डीप स्टेट समझ गए ना आप, पेंटागन यानी कि डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में भी कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं करते। कारण अगर इन्होंने आर्मी का इंटरवेंशन कम कर दिया, अमेरिकन फोर्सेस को वापस बुला लिया, तो भाई साहब इतना बड़ा जो बजट डिपार्टमेंट डिफेंस को मिलता था, जिसमें अच्छा खासा पैसा ये डिफेंस ऑफिसर्स भी बनाते थे, क्या वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या वो ट्रंप के सपोर्ट में होंगे? नहीं होंगे। तो ट्रंप इज लाइक कि इनका इलाज करना है, मतलब ये जो अपनी चला रहे हैं ना, इनका वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। ये देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो स्टार्टिंग में वीडियो के बताता, शेड्यूल एफ से समझ लिए फायर, मास फायरिंग्स हो सकती हैं इनके एग्जीक्यूटिव डोमेन में, जिससे कि ऐसे लोग हों जो इन टेंडम विद ट्रम्प्स विजन चलें, ऐसा ये कह रहे हैं। इमिग्रेशन, लार्ज स्केल इमिग्रेशन तो ये हटाएंगे, साथ में इसमें जिहादिस्ट जो सिंपैथाइजर्स हैं, मतलब यूएसए इज प्लानिंग कि आइडियोलॉजिकल इमिग्रेशन शुड बी कंसिडर्ड एन स्टैंड, कि आपकी आइडियोलॉजी क्या मैटर है वो मैटर करेगी आप अमेरिका में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे कि प्रो हमास प्रोटेस्ट हुए थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर ट्रंप का कहना है कि अगर मुझे पता लगा कि प्रो हमास जिहादिस्ट एजेंडा या एंटी इजराइल प्रोटेस्ट दिखे, एंटी ज्यूज प्रोटेस्ट दिखे, एंटी सेमेटिक मतलब एंटी ज्यूज, तो ऐसे में इनको वापस भेजा जाएगा अपने अपने देश। तो ये इनका कहना है। इन मुस्लिम कंट्रीज़ पर तो ऑलरेडी इन्होंने चेक लगा रखा है कि भाई यहाँ से इमिग्रेशन नहीं होने देना है। ट्रेड के लिए ट्रंप रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट, यानी कि अगर अमेरिका कुछ देशों को देता है लेवरेज, इंपोर्ट ड्यूटी रखता है कम, आप आसानी से कर सकते हो अमेरिका में ट्रेड, तो अमेरिका भी एक्सपेक्ट करता है। यानी कि अमेरिका की फ्रेंडशिप वो नॉन रेसिप्रोकल नहीं रहेगी कि बस तुम कल्याण करते रहोगे, नहीं, हमें वापस चाहिए कल्याण। अगर हमने किया है तो हम वापस भी चाहते हैं, अदरवाइज वी विल ब्रिंग पेनल्टीज। तो दैट इज व्हाट ट्रंप इज ब्रिंगिंग। तभी मैंने कहा था ना, ट्रंप का जो तरीका है इट इज लाइक ब्रिंगिंग पीस व स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ के थ्रू हम पीस ला रहे हैं। इनका कहना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा है उसमें ट्रंप ने प्रपोज किया 4 इयर्स का प्लान। मतलब 2 चीज़ें बताता हूं इसमें, पूरा समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, चाइना से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी डिपेंडेंस को करो खत्म। अगर एसेंशियल चीज़ों के लिए अमेरिकन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो चाइना विल हैव हायर नेगोशिएटिंग पावर। बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल ज़रूरत के सामान के लिए अगर तुम निर्भर हो चाइना पे, तो चाइना तो तुम्हें आर्म ट्विस्ट कर देगा, है कि नहीं? आर्म ट्विस्ट कर देगा भाई। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अपरेटस में जितना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में जो डिवाइसेस हैं, जितना कंपोनेंट या फाइनल प्रोडक्ट आप चाइना से लेते हो उसको करो बंद। तो एसेंशियल और सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट में चाइना पर डिपेंडेंस कम करना है, ये वो कह रहे हैं। एजुकेशन करिकुलम में कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, तो लोकल लेवल पर भी फेडरल फंडिंग उसमें बढ़ाई जाए, पैट्रियोटिक करिकुलम लाया जाए, टीचर्स को उनके मतलब गुड परफॉर्मेंस पर बेसिकली दे आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज। प्लस आपने सुना होगा कि फायर की काफ़ी सिचुएशन इंस्टांसेस देखे जाते हैं, राइट?
बच्चे बच्चे ने मतलब फायरिंग कर दी, कितने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए। तो ऐसे में कह रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं उनको रखा जाएगा, टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, कंसील वेपन्स रखें। ये अमेरिका की अपनी यूनिकनेस है। कारण देखिए, इंडिया में अगर आपको वेपन लेना हो, ठीक है, मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, तो देसी कट्टा वगैरह नहीं, तो इंडिया में जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो टफ है कि ईजी है? टफ है। यू कैन नॉट ईजिली लीगली प्रोक्योर वेपन। अगर बिना लाइसेंस के आपके पास वेपन है, दैट इज इलीगल, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और अगर आपको मान लीजिए मेडिसिन लेनी है तो आप जाओ किसी मेडिकल स्टोर से ले लो। लेकिन यूएसए में रिवर्स है। यूएसए में अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो भाई साहब प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ, किस डॉक्टर ने लिखा ये बताओ, तब जाकर आपको फार्मा वाला मेडिसिन देगा। हमारे यहाँ तो आप तुरंत लेते हो, बता देते हो। हमारा तो फार्मा वाला खुद डॉक्टर बना रहता है कि ये मेडिसिन ले लो, छोड़ो, हो गया काम, ठीक हो जाओगे कल तक। यूएसए में ऐसा नहीं है। दे हैव टफ, यू कैन से, रेगुलेशंस व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन्स। लेकिन वेपन, हमारे यहाँ वेपन लेना टफ है लीगल प्रोसेस से, लेकिन उनके यहाँ वेपन सुपर स्टोर में हो, चलो यार ये गोलियां दे दो, एम्यूनिशन दे दो, अच्छा चलो ये बंदूक ले लो। तो दे हैव मेड दिस सच ईजी। आप कहना ऐसा करा क्यों? इसके पीछे आर्म्स लॉबी। तो जो आर्म्स लॉबी है वो कहती है सेल्फ डिफेंस इज अ राइट, एंड दैट इज वाई राइट टू प्रोक्योर वेपन शुड बी कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट राइट। वो इस लॉजिक से चलते हैं अपने देश में। इसी वजह से हथियारों की वजह से प्रॉब्लम होती है, राइट। आपको लग रहा है वो बहुत हल्का इशू है, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बड़ा इशू है ये, राइट। होमलेसनेस इनके लिए कह रहे हैं कि जो चीप लैंड्स हैं शहर के बाहर, वहाँ पर जो है टेंट्स वगैरह लगाकर इनको रखा जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम है क्रिमिनलाइजेशन की, मेंटल इलनेस की, वहीं पर सॉल्व की जाएगी। पब्लिक सेफ्टी, इनका कहना है कि जो आपका फेडरल गार्ड्स हैं वो इंटरवीन करेंगे ज़्यादा अगर कहीं पर पता लगा लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट कैपेबल टू हैंडल द क्राउड। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जो कहा जा रहा है, एक पर्सपेक्टिव है कि अमेरिका का डिक्लाइन हो सकता है ट्रंप के आने से। लेकिन मैंने इतने सारे एग्जाम्पल, सारे डायमेंशंस आपके सामने डिस्कस करे, आपको नहीं लगता कि जो स्ट्रैटेजी वो यूज़ करें, इससे पहले भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ हो चुकी है? और जो इससे पहले वो कहते थे कि भाई लिबरलिज्म तो वो है जिससे कि आप दूसरे देशों के साथ और ज़्यादा एंगेज करते हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो यही कहा उन्होंने कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करो, फ्री ट्रेड करो। लेकिन फ्री ट्रेड तब तक का जब तक इनके फेवर में था। अब इनको लगा कि यूएसए के अलावा इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कितने अदर इकोनॉमीज़ भी अब बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमी है। मतलब रशिया तो पहले भी था, यूएसआर के टाइम पे भी था, लेकिन इंडिया एंड अदर एशियन, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वो भी अपना प्रोडक्शन ज़बरदस्त कर रहे हैं, वो भी सेल कर रहे हैं इनके देश में। तो अब इस वजह से प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नियर टर्म में ऐसा कुछ डिक्लाइन नहीं लग रहा, क्योंकि जो कंसिस्टेंट जीडीपी है आउट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रेशियो वो इनका बना हुआ है। इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, हाई डेट है, लेकिन जो प्रैग्मेटिक पॉलिसीज ये कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस होगा, लेकिन हो सकता है बेटर हो। इंडिया और ट्रंप, मतलब अभी ट्रंप के अंडर जो यूएसए है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में आ सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रंप इज गोइंग टू बी प्योरली ट्रांजैक्शनल व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ट्रंप हमारे फेवर में तब आएंगे जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से यूएसए को कुछ लेवरेज इंडिया की तरफ से रहेगी। तो मुझे लग रहा है अब क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर हो गया सब कुछ क्लियर, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स और वाह। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली में, जिसके साथ करना चाहते हैं। और आपकी जो मेरी वीडियोस हैं, आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस बाय शशांक त्यागी, पॉलिटी आया, तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को तो वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हाईलाइट होती रहेंगी। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। और क्वेश्चन है कि इंडिया यूएस रिलेशन सीम्स टू बी गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट फेज ऑफ जियोपॉलिटिकल फ्लक्स amid conflicts in different areas. What do you think are the future of India-US relations? ऐसा करके एक मेंस का क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का, ठीक है।